नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम जिस वैकेंसी के ऊपर बात करने वाले हैं वो आप सामने बोर्ड में देख सकते हो। वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। उम्मीद करता हूं आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको वापस से जूम इन कर दें, क्यों हम इसे छोटा बड़ा करें। रुकिए जरा, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख रहे हो मैंने आपके लिए पूरी ये 9 पन्ने की पीडीएफ बिल्कुल स्कैन कर ली है और बताने वाला हूँ कौन इसे अप्लाई कर सकता है। 10th लेवल पर भी इसमें जॉब है। बीएससी अगर आपने की हुई है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, टेलीकम्युनिकेशन से, तो कहाँ-कहाँ क्या अप्लाई करना बताऊँगा, एज वाइज़ आपको बताऊँगा, कितनी फीस लग रही है वो बताऊँगा, वैकेंसी कहाँ है, जॉब लोकेशन कहाँ है, कहाँ जाना है और ख़ास तौर पे ट्रेड सर्टिफिकेट की भी इसमें ज़रूरत है ना? कहाँ पर एक्सपीरियंस लग रहा है, कहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं लग रहा है, हर एक चीज़ के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड की इस नोटिफ़िकेशन को पढ़ना। ठीक है? क्या करने वाले हैं भैया अपन पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है? देखिए, पहले आपको सामने दिख रहा होगा येलो येलो मैंने खूब सारा करके रखा है। अगर इसे नहीं पढ़ा तो फिर किसी काम का नहीं है। समझ गया ना? बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि सारा सार यहीं पे छुपा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। एक बार तो मैं भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया था कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे, इस वैकेंसी में कहा क्या गया? तो बहुत ध्यान सुनिएगा, बड़ी ईज़ी बात यहाँ पे लिखी गई है। देखिए, वैकेंसी तो ऑल इंडिया लिमिटेड की है, कोई दिक्कत नहीं। ऑयल इंडिया लिमिटेड आपको मालूम है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑयल कंपनी है हमारे यहाँ की, और एक ये पब्लिक सेक्टर कंपनी पीएसयू में आती है भैया, वो भी नवरत्न में आती है। ठीक है ना? नवरत्न में आती है। अब इनकी कुछ लाइनें ना आपको दिक्कत देंगी, आप ये लगेगा कि मैं तो इस स्टेट से हूँ, उस स्टेट से हूँ, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो एक बार ज़रा इसे पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से क्या लिखा है कि जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये है ना, कर्सर पर ध्यान देना, ये यहाँ पर है कर्सर। ये इनवाइट करती है एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स, लेकिन यहाँ ये जो वर्ड आया, बस यहीं से सारा काम है ना। अब दिमाग में देना ध्यान से। क्या बोला इन्होंने? एलिजिबल कैंडिडेट्स मंगाए हैं, है ना, और इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम, बस भाई यहीं से काम खत्म हो गया। कहाँ के हैं वो फ्रॉम, वो ध्यान देखना। फ्रॉम इट्स मतलब कौन? जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है उसके प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन एरिया। देखिए, ऑयल का जो प्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन एरिया है, खास तौर पे असम और अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये अपने उसी एरिया से, है ना, और खास तौर पे किस डिस्ट्रिक्ट में ये है वो भी बता दिया इन्होंने, कौन से जिले में इनका ज्यादा प्रोडक्शन होता है, जैसे डिब्रूगढ़ हो गया, तिनसुकिया हो गया, शिव सागर हो गया, चाराई दियो हो गया। माफ करिएगा अगर मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, है ना, कराई दियो है या चराई दियो है, वो देख लेना है। कहाँ पर? असम में। एंड चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, देखो इतने डिस्ट्रिक्ट मैंने नाम लिए, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर और कराईदियो, ये सब के सब असम में है। और मैं एक बात बता दूं आपको, है ना, अभी और बताऊंगा, अच्छे से ध्यान देना, डिब्रूगढ़ में भी वापस आएंगे अपन। और एक जिला है भैया चांगलांग, ये अरुणाचल प्रदेश में है। फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वर्क पर्सन, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो पोस्ट है वो तो है भैया वर्क पर्सन की। ठीक है ना? वर्क पर्सन मांगेंगे, काम करने के लिए लोग मांगे गए, इतनी सी बात कही है। ठीक है ना? अभी आप समझ जाएंगे थोड़ा सा। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया क्या कि इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं कहाँ के लोग भैया? ये इन जिलों के जितने की मैंने बताया आपसे। ठीक है ना? अरुणाचल प्रदेश और असम के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग पोस्ट, आपको मालूम है ये कैसे मालूम चलता है और क्लियर कैसे होता है? इनका जो एग्जाम होने वाला है ना, इनका जो एग्जाम होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है, जिसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, नो नेगेटिव मार्किंग, है ना। और याद रखिए, इसको 3 हिस्सों में बांट के रखा है सीबीटी को इन्होंने। एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है और एक पार्ट सी है। सबसे ज्यादा नंबर का जो है वो पार्ट सी है, क्योंकि यही आपके टेक्निकल से जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा यहीं से जुड़ा हुआ है टेक्निकल से। बाकी है लेकिन वो इंग्लिश और एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह है, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन टेक्निकल सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 60% नंबर यहीं से। ठीक है ना? और इसके क्वालिफाइंग मार्क्स भी इन्होंने बता दिए हैं कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, मैं बता रहा हूँ आपको, सब कुछ बता रहा हूँ। देखो मैंने कैसे पता किया कि ये सब चीजें क्वालिफाइंग जो इनके मार्क्स हैं, है ना, वो भैया एक तो है 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे तब आप क्वालिफाई हो, और एक को 50% लाने पाएंगे तब आप क्वालिफाई हो। सर 40% किसके लिए? जितनी भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, है ना, उनके लिए इतना है। और बाकी सबके लिए भैया 50%, यानी कि जनरल वालों के लिए, है ना, इन सब के लिए जो है 50% इनको नंबर लाने पड़ेंगे, तभी क्वालिफाइंग माने जाएंगे। किसमें? सीबीटी में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये आपका। ठीक है? 3 पार्ट है, अभी इन तीनों पे बात करूंगा, बहुत डिटेल में बात करूंगा। ठीक है? एग्जाम की फीस की मैं बात करूँ आपसे, अब मैंने अगर वो बात बोली दी है तो पूरा ही कर लेते हैं अपन। 200 रुपए लग रही है फीस। लेकिन किसके लिए है ये 200 रुपए? तो ये है भैया जनरल के लिए और आपके ओबीसी के लिए। ठीक है? अब आपको मालूम है किसको एग्जेम्प्टेड कर दिया गया फीस से, है ना, कौन कौन एग्जेम्प्टेड है, कौन कौन एग्जेम्प्टेड है। तो भैया ये एससी, एसटी,
है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्लियर है। अच्छा, इसमें एज में भी बड़ा लफड़ा है भैया, कहीं कहीं पे 30 साल मैक्सिमम है, कहीं कहीं पे 33 साल है, कहीं कहीं पर आप सोचो कि एससी को छूट मिली नहीं है। मतलब जैसे खासतौर पर डिप्लोमा वाली जितनी पोस्ट है ना, उसमें अगर जनरल की उम्र जो है 30 साल रखी गई है, तो एससी की भी उम्र मैक्सिमम 30 साल रखी गई, मतलब वहां छूट नहीं मिली हुई है। तो आपको ये बहुत अच्छे से देखना और समझना है कि किसमें क्या छूट मिली, उसके बाद ही आप इसे भरिए। मान लो चलो आप 31 साल के हैं, एससी से हैं, और आपको तो पूरी उम्मीद थी कि 5 साल की छूट मिलती ही मिलती है भाई, क्योंकि एससी एसटी को नियम है कि 5 साल की छूट मिलती है। मालूम चला आप 31 के थे, उसमें छूट नहीं मिली और आप भर के आ गए, तो ऐसा नहीं है। इसलिए बहुत अच्छे सुनो, मैं जो समझा रहा हूं आपको। सबसे बड़ी बात मैं ये समझाने जा रहा था आपको, कैसे मालूम चला कि सिर्फ असम और अरुणाचल प्रदेश के लोग इसमें अप्लाई कर सकते। देखिए, सीबीटी को इनने बोला कि बाइलैंग्वेज रहेगी, है ना, 2 लैंग्वेज में रहेगी। मैं भी नीचे दिखाऊंगा भी आपको लिखा हुआ। तो इनने बताया कि एक लैंग्वेज तो आपका एग्जाम का, एक लैंग्वेज तो आपका इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश में पेपर रहेगा, लेकिन इनने साथ में बोला इंग्लिश के साथ साथ इसमें असमीज भी रहेगी। बस यहीं से मामला समझ में आ गया। असमीज रहने का मतलब असम की एक लैंग्वेज है। हिंदी हो सकती थी, अगर सदाबहार वैकेंसी होती तो ये हिंदी होती, लेकिन सिर्फ असमीज में रखा गया। तो समझ गए होगे आप मेरी बात पूरी की पूरी, ठीक है ना। तो ये याद रखिए। अब देखो, अब अगर मुझे और लोग सुन रहे हैं तो बहुत ध्यान सुनना जरा। तो मैंने बता दिया ना आपको कौन कौन से। देखो, ये डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर, कराईदियो, और ये असम के डिस्ट्रिक्ट, और चांगलांग जो अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर इनका प्रोडक्शन होता है ऑयल का, और एक्सप्लोरेशन भी होता है। सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। तो यहीं से इन्होंने बंदे भी बोले हैं कि भैया वर्कमैन के लिए पोस्ट खोली हुई है, आप यहाँ से अप्लाई करें, ठीक है ना। अब देखिए, और बात है कि ये पोस्टिंग कहाँ दे सकते हैं इनको। फॉलोइंग पोस्ट एट ऑयल फील्ड हेडक्वार्टर्स, और यहाँ पर इनकी पोस्टिंग होनी है। देखो, एप्लीकेशन असम और अरुणाचल प्रदेश से मंगाए गए हैं, वहां से मंगाए गए हैं जहां पर उनके ऑयल फील्ड है, जहां से प्रोडक्शन होता है। लेकिन ज्वाइनिंग कहां देने वाले हैं? डुली डुलिया जान में देने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर ये डुलिया जान कहाँ है, जहां पे, और वो भी वहां पर हेडक्वार्टर है भैया, तो वहां पर इनकी पोस्टिंग होगी सिलेक्शन होने के बाद। तो ये डुलिया जान है कहाँ? ये कहीं और नहीं बेटा, डिब्रूगढ़ से 40 किलोमीटर दूर, यानी कि ये डुलिया जान जो है ये असम में आता है। मतलब असम में ही नौकरी मिल रही है, आसान भाषा में। हेडक्वार्टर बस डुलियाजान में, 40 किलोमीटर है डिब्रूगढ़ से। इतना फर्क होता है। क्लियर होगी बातें। अब देखिए, इनने बोला कि सिर्फ यही लोग एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आगे पढ़िएगा। फॉर एप्लीकेबल पोस्ट कोड्स एप्लीकेशन आर ऑल्सो इन्वाइटेड फ्रॉम, और भी हमने इन्वाइट किए, और भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब देखना जरा कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल ट्रेड अप्रेंटिस कैंडिडेट्स, भैया इसीलिए मैंने कहा है ना कि अब देखो, जैसे 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 सदाबहार ये होती चली जाएगी, बहुत ध्यान सुनना। अब ये किसके लिए होगा? जैसे ये बात इन्होंने बोली ना कि हाँ, इसमें और कौन अप्लाई कर सकता है? वो जिसके पास जो ट्रेड अप्रेंटिस कैंडिडेट है, एलिजिबल ट्रेड अप्रेंटिस कैंडिडेट। अब बात है कि किसे ट्रेड अप्रेंटिस कैंडिडेट कहते हैं। अप्रेंटिस मतलब जो नहीं होती है, जो आप अप्रेंटिसशिप करते हो कहीं जाकर के, तो आपने अगर ऑयल से अप्रेंटिसशिप करी है और आपके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन ध्यान रखना, हु हैव सक्सेसफुली अंडरगॉन, पूरी तरीके से, एंड कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द रेलेवेंट ट्रेड, जो भी ट्रेड से रहा हो उसको उसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया हो, और वो भी कहाँ? सिर्फ ऑयल इंडिया लिमिटेड में ही होना चाहिए, ऐसा कंप्लीट किया हो, और उसने साथ में पास भी किया हुआ होना चाहिए ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, है ना। ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कौन कराता है भैया? एनसीवीटी कराती है। एनसीवीटी का मतलब क्या है भैया? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अगर आपने एनसीवीटी के द्वारा एक जो टेस्ट होता है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, अगर आपने वो पास किया है, साथ में आपने ऑयल इंडिया से ही अपना ट्रेड अप्रेंटिसशिप किया हुआ है पूरा का पूरा, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बच्चों, क्या इसमें कहीं आपको दिख रहा है कोई स्टेट बना दिया असम और ये सब? नहीं। अब इसमें मतलब अगर पूरी इंडिया में से किसी ने भी ये काम किया हुआ है ऑल इंडिया लिमिटेड से, अगर उसके पास ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट का सर्टिफिकेट है जो एनसीवीटी कराती है, और साथ में उसके पास ट्रेड टेस्ट का 2 साल का, जो भी जितना भी साल का उसका था, 1 साल का, 2 साल का जो कोर्स होता है, अगर उसने ऑयल इंडिया से ट्रेड सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है, वो अप्लाई कर सकता है। इसके बाद ये फिर से लिखते हैं कि भैया एप्लीकेशंस आर ऑल्सो इनवाइटेड, फिर से आ गया फ्रॉम, किससे? एलिजिबल डिप्लोमा अप्रेंटिस कैंडिडेट। भैया अब देखो, उससे पहले वाला सिर्फ ट्रेड, कहां चला गया? कहाँ चला गया भाई? कहाँ चला गया? ये भी बताया था ना मैंने, ट्रेड अप्रेंटिस कैंडिडेट थे। अब भैया डिप्लोमा अप्रेंटिस कैंडिडेट है, ये डिप्लोमा वाले हैं, है ना। इनने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया होगा, लेकिन कहाँ से? किसी भी फील्ड से किया हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन करना है ऑयल इंडिया लिमिटेड से ही। जैसे कि ट्रेड सर्टिफिकेट भी ऑयल इंडिया लिमिटेड से, मतलब आपने अप्रेंटिसशिप करी हो ऑयल इंडिया लिमिटेड से ट्रेड में, तो भी चल जाएगा। अगर आपने डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप करी है ऑयल इंडिया लिमिटेड से, तो भी चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से ट्रेड अप्रेंटिसशिप के अलावा उसमें मांगा गया था ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, वैसे ही यहाँ पर मांगा गया है सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। और ये कौन देता है भैया? ये देता है बीओपीटी। बीओपीटी क्या है? बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, है ना।
और कहाँ पर है ये? कोलकाता। अगर आपके पास बीओपीटी का सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी है और आपने यहाँ से ऑयल इंडिया से डिप्लोमा अप्रेंटिस हासिल किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात समझ में आ गई? कौन कौन अप्लाई कर सकता है? आसान भाषा में समझ गए होंगे आपकी। ऑयल इंडिया लिमिटेड से या तो किसी ने ट्रेड अप्रेंटिस की होगी या तो किसी ने डिप्लोमा अप्रेंटिस की होगी। ट्रेड अप्रेंटिस और डिप्लोमा अप्रेंटिस दोनों की दोनों सक्सेसफुली कंप्लीट होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ऑयल इंडिया लिमिटेड से ही कंप्लीट मानी, अगर है तो ही मान्य होगा। कहीं और किसी से करके आए हो तो इसमें कोई मान्यता नहीं लिखी, इसलिए पूछेगा भी मत कि सर मैंने एचपीसीएल से करके रखी। नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ही लिखा है तो आपका यहीं का होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। इन केस अगर आपने यहाँ से नहीं किया है और आपके पास बाकी दोनों चीजें हैं कि ट्रेड अप्रेंटिस भी है लेकिन एचपीसीएल का है या और कहीं का है मौजूद है आपके पास, और आपके पास ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट भी है, तो आप, मैं सिर्फ इतनी हिदायत दूंगा कि आप इसमें अप्लाई करके देख लो। अगर अप्लाई करोगे तो मालूम है ना, फॉर्म अपने आप भरा जाएगा। भाई अगर वो चीज वो कंसिडर नहीं कर रहा होगा कि यहाँ वहां से मान्यता नहीं रखता है, तो फिर अप्लाई हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि दो दो चीज क्या क्या मांगा गया है ना। चलिए, तो यहां पे क्या होता है ना, देखो पहली वाली लाइन में इन्होंने क्या किया था, बाउंडेड कर दिया था कि सिर्फ असम और अरुणाचल प्रदेश के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट की दो लाइनों में इन्होंने उससे जो क्लियर कर दिया कि इंडिया के और भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। ट्रेड अप्रेंटिस अगर ऑयल इंडिया से किया हो और साथ में ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट पास किया हो सीवी एनसीवीटी के द्वारा, तो दे सकते हैं। अगर इन्होंने डिप्लोमा अप्रेंटिस किया ऑल इंडिया से और साथ में इनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी हो बीओपीटी यानी कि बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। अब लास्ट की दो लाइनों में ये जो एलिजिबिलिटी है, इसमें इन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश को सीमित नहीं किया, इनने पूरे इंडिया से बच्चे मंगा लिए। कुल मिलाकर के सारे के सारे भर सकते हैं। बस आप ये समझ गए होंगे अगर कैसे भर सकते हैं, मैंने बता दिया आपको। और रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए ये दोनों पॉइंट है, लेकिन असम और अरुणाचल के तो सिर्फ होने की वजह से आप भर पाओगे। क्लियर होगी बात ना? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब धीरे से। अब आप सोचेंगे किस किस में ये पोस्ट खाली, तो मैं बता दूं, देखो तीन ग्रेड में इन्होंने पोस्ट निकाली हुई है, जो पोस्ट खाली है अलग अलग, ग्रेड 3, ग्रेड 5, ग्रेड 7। मैं तीनों की बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेड 3 की, जो आपके सामने सबसे पहला चार्ट आ रहा है, आप देख रहे होगे यहाँ पर, है ना। एज की बात हम नीचे करेंगे। एज के लिए ध्यान रखने के लिए ध्यान रखना, अभी हम ग्रेड 3 में है और ग्रेड 3 में टोटल 6 आपको देख रही होंगी पोस्ट की बात की गई है। 6 पोस्ट इस तरह से सीरियल नंबर में 6 हैं। यहाँ संख्या दी गई, वैकेंसी यहाँ देखना जरा ध्यान से, है ना, वैकेंसीज यहाँ लिखी हुई है भैया। क्लियर बात है? पोस्ट कोड से ही बुलाया जा रहा है भैया, पीसीएम 12 023, है ना, पीसीएम 12 023। अब देखो यहाँ पर ध्यान से जरा, ये बोल क्या रहा है, इसका ये कहना है, पहले वाले में बहुत ध्यान सुनना, पीसीएम अगर पहली पोस्ट के लिए अप्लाई करना है जिसकी संख्या 15 दी हुई है, भैया तनख्वाह आपकी रहेगी 26,600 शुरुआत होगी, 90,000 तक आप जाओगे। क्लियर होगी बातें? इनने मांगा है यहाँ पर पहली वाली पोस्ट के लिए 12वीं और साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने किया हो, मतलब अगर आपकी 12वीं पीसीएम से है तो आप इसे भर सकते हैं, और कुछ नहीं मांगा, नो एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं। कहाँ एक्सपीरियंस है मैं बात करूंगा अभी। दूसरे नंबर से लेकर के 6वीं पोस्ट तक इनने मांगी है आपसे ट्रेड सर्टिफिकेट। अब आपको ट्रेड सर्टिफिकेट पता है कि नहीं पता है, अभी मैंने बताया था वहां पर, है ना, ट्रेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब सर अगर ट्रेड सर्टिफिकेट है तो ट्रेड तो कई सारे होते हैं, मैकेनिकल, फिटर और वेल्डर और इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी हो सकता है। तो भैया वहीं पे लिखा है, देखो जरा, एमडीएल दिख रहा है, तो ये है मैकेनिक डीजल ट्रेड का आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप क्लास 10वीं पास होना चाहिए, बात खत्म। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ध्यान रखना, ग्रेड 3 में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पहली पोस्ट के लिए 12th प्लस पीसीएम है, बाकी सब के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट है और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, साफ लिखा है मैंने, जीरो एक्सपीरियंस। एलिजिबिलिटी बाकी सुन लो ध्यान से। पहली वाली जो पीसीएम 12 23 है, ये दिख रहा है, ये जो पहली पोस्ट कोड के नाम से इन्होंने नाम लिखे हैं भैया, तो इसकी जो संख्या है वो थोड़ी 15 पोस्ट है। अब आप नीचे आ जाओगे, ये एमडी का मतलब हो गया मैकेनिकल डीजल ट्रेड और 10वीं पास होना चाहिए, अगर इतना है तो आप इसको भर सकते हो, और ये 54 पोस्ट है यहाँ पर। यहाँ पर एफटीआर का मतलब है फिटर ट्रेड, तो फिटर ट्रेड का आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास 10वीं पास होने चाहिए, 28 पोस्ट है इसकी टोटल। ऐसे ही बीएलआर मतलब होता है बॉयलर। अच्छा, बॉयलर के लिए बहुत ध्यान सुनना, इनने बोला मस्ट पजेज, देखो ट्रेड सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और कितना, 2 साल वाला जो कोर्स होता है ना उसका, देखो साफ साफ लिखा है, ट्रेड सर्टिफिकेट इन द रेलेवेंट कोर्स ऑफ 2 इयर्स ड्यूरेशन, और 10वीं क्लास पास होनी चाहिए, और आपके पास सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट है तो आप इसको भर सकते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट है तो भी आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी पोस्ट है? 25। समझ गए होंगे। वीएलडी डब्ल्यूएलडी का मतलब समझ गए होंगे, वेल्डर ट्रेड में चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, 3 पोस्ट है यहाँ पर। और आईएमसी का मतलब यहाँ पर है इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक ट्रेड, है ना, ये ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड का होना चाहिए, क्लास 10वीं पास होना चाहिए, और आपके 9 पोस्ट है इसमें टोटल, तो आप इस हिसाब से देखना और भर देना। एज के बारे में अभी मैं नीचे बात करूंगा, हालांकि एज के बारे में आपको यही बता देता हूँ, देखो ध्यान से भैया, मिनिमम एज 18 होनी चाहिए,
और होगी, 12वीं की तो बात हो रही है यहाँ पे, और मैक्सिमम एज आपकी 30 होनी चाहिए। अच्छा, ये जो मैक्सिमम एज है ये किसके लिए लिखी हुई है? जनरल के लिए लिखी हुई है। क्लियर होगी बातें? मतलब जनरल के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, इनके लिए लिखी हुई है ये सब कुछ। यानी कि अगर आप SC ST से हैं तो ध्यान सुनना, ग्रेड 3 में इन्होंने छूट दे के रखा है। यानी अगर आप SC ST के हो तो 5 साल की छूट आपको मिली हुई है, अगर आप वहीं पर OBC के हो तो आपको 3 साल की छूट मिली हुई है। क्लियर होगी बात इतने? बाकी एक्स सर्विसमैन को और इन सबको जो छूट मिलती है 3 साल 5 साल की, वो सब उनके हिसाब से मिल जाएगी उनको। ठीक है ना? कुल मिलाकर के मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान सुनना। अभी मैं सिर्फ ग्रेड 3 की बात कर रहा हूँ भैया। अभी ग्रेड 5 की पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, फिर अपन ग्रेड 7 की पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इनमें सब में एक जैसा रूल नहीं है एज को लेकर के, इसलिए बहुत ध्यान सुनना किसके लिए अप्लाई करने वाले हो। अप्लाई करने से पहले वीडियो को 2-3 बार आपको सुनना ही सुनना है। क्लियर होगी बातें? चलिए अब नीचे चलेंगे। अब हम आ रहे हैं भैया, आप ध्यान से देखना जरा। यहाँ पर 3 आपको पोस्ट कोड दिखेंगे, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये NTR दिख रहा है आपको। 3 है यहाँ पर। उससे पहले वहां पर 6 थे ग्रेड 3 में, ये है ग्रेड 5 की। आप देखोगे यहाँ पर मिनिमम आपको पेमेंट मिल रही 32,000 और मैक्सिमम जाओगे आप इतना, रिटायरमेंट तक की है। अच्छा, मैं इससे पहले ये बता दूं कि लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की, है ना, वो है 25 अप्रैल। ठीक है, 25 अप्रैल 2023 है, तो उस हिसाब से काम करिएगा। चलिए ठीक है, अब ध्यान सुनिए भैया। यहाँ पर पहली वाली पोस्ट के लिए इन्होंने BSc मांगा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अगर आपने BSc किया हो, 3 साल का कोर्स होता है ना BSc, अगर आपने वो किया हुआ है ना, तो BSc किसके साथ? आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, है ना। और लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इनने BSc के अलावा BSc खत्म होने के बाद, खत्म होने से पहले नहीं, आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग लिया है। कहाँ? केमिकल किसी एक्टिविटी फील्ड में मांग लिया। अगर आपने किसी लैब में काम किया है ऑयल एंड गैस के, या आपने पेट्रोकेमिकल कोई इंडस्ट्री में काम किया हुआ है ना, 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा। देखो ये पहली पोस्ट आ गई जहाँ पे एक्सपीरियंस है, वो भी 3 साल का एक्सपीरियंस। तो याद रखना TCL 12023, अगर इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो इनने बोला है BSc होना चाहिए, PCM से होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो केमिकल किसी एक्टिविटी फील्ड में, या तो लैब में ऑयल एंड गैस के, या तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। टोटल 20 पोस्ट है। समझ गए मेरी बात? बहुत बढ़िया। सेकंड वाली पोस्ट को देखोगे, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, TBR 12023 में, लेकिन इसमें फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट मांगा गया है, और इसमें ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा गया है 2 साल वाला जो होता है, और 10वीं भी पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए, फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट चाहिए। 15 पोस्ट टोटल है, कोई एक्सपीरियंस नहीं लग रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आप NTR 12023 के लिए देखोगे तो इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए बोला गया है कि आपका BSc होना चाहिए नर्सिंग में। अगर आपके पास BSc नर्सिंग की है तो, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है ना, कहाँ पर? जब किसी भी हॉस्पिटल में नर्सिंग का आपके पास है अगर, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 8 पोस्ट हो गई। तो क्या क्लियर होगी बातें? अभी मैं इसकी एज की बात नहीं करूंगा, इसकी एज की बात मैं नीचे करूंगा। तो याद रखना, ये जो ग्रेड 3 था, इसमें कौन कौन सी पोस्ट आ गई? 1 से 6 तक की आ गई। ठीक है ना। और आपका ग्रेड 5 हम पढ़ रहे हैं, इसमें कहां से आ गए? 7 से 9 तक की पोस्ट आ गई। अब अपना क्या बचा है? ग्रेड 7 बचा हुआ है बस। ठीक है ना। तो इसमें अब बाकी पोस्ट अपन देखते चलो। तो ये रहा भैया ग्रेड 7, आप देख रहे हो 10 से 12, है ना। तो इसमें आ रहा है आपका 10 से 12। देखो इसकी एज के बारे में तो आप क्लियर हो, है ना, 30 और 18 मिनिमम। तो 18 मिनिमम तो सब में है। ठीक है ना, सबके मैक्सिमम में समझना, और आपको थोड़ा समझना कैटेगरी वाइज भी थोड़ा सा अंतर है इसमें। ठीक है, चलिए अब वहां देखते हैं भैया। तो आ गए हम ग्रेड 7 में। यहाँ पर आप देखोगे 37,500 आपकी पेइंग शुरू होगी, और 1,45,000 तक जाएगी आपकी। क्लियर बात है? अब ध्यान सुनना, इसमें 3 आपको दिख रहे हो कोड। सिविल, ऐसा CIV का मतलब सिविल है, ये मैकेनिकल है, और ये इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो मैं बताऊंगा आप जरा क्या क्या। देखो यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा मांगा है। सबसे अच्छी बात, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है भैया, फिर से बच गए। यानी एक्सपीरियंस आपको सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर देने हैं जब आप ग्रेड 5 के लिए अप्लाई करेंगे, वो भी तब जब TCL के लिए अप्लाई करोगे और जब NTR के लिए अप्लाई करोगे। यानी 2 ही पोस्ट ऐसी है TCL, है ना, जिनमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। वो सिर्फ 2 पोस्ट है, एक है TCL और एक कौन सी बेटा? NTR। बस इन 2 पोस्ट में आपके लिए मांगा है। उसमें भी TCL के लिए मांगा है 3 साल के लिए, और NTR के लिए मांगा है 2 साल के लिए। क्लियर है? इसमें BSc PCM चाहिए TCL में, और इसमें BSc नर्सिंग चाहिए NTR में। क्लियर होगी बात है? इसके बाद कहीं कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं कोई एक्सपीरियंस नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लियर होगी बातें? बिल्कुल नहीं। तो ये देखो जरा नीचे, सर इसमें चाहिए क्या? इसमें बेटा डिप्लोमा चाहिए। और कैसा डिप्लोमा भाई? अगर सिविल से हो तो सिविल से डिप्लोमा चल जाएगा आपका, और क्लास 10 आप पास होनी चाहिए। 4 पोस्ट टोटल है, बात खत्म हो गई। एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। मैकेनिकल के तो मैकेनिकल से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा ज्यादातर भैया 3 साल का ही होता है, सबको पता है ये बात। तो ये 3 साल वो लिखे हुए है। ठीक है। और एक बात सुनिए, मैकेनिकल इंजीनियर के अलावा अगर आप सोचें कि आपके पास इससे जुड़ा कोई और है, तो इन्हें साफ बोला है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही डिप्लोमा सिर्फ अलाउड है। इसके अलावा ऐसा कोई भी मिलता जुलता डिप्लोमा जो आप सोचो कि मैकेनिकल इंजीनियर से मिलता जुलता है, वो इसमें नहीं चलेगा, नहीं कंसिडर होगा। सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल मतलब शुद्ध
बिल्कुल शुद्ध, ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन से आपने करके रखा तो आप सोचो अप्लाई कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर 3 पोस्ट है ना? तो उसका ध्यान रखिएगा। अभी कैटेगरी वाइज़ भी मैं बता दूँगा आपको कितनी-कितनी पोस्ट है, तो कैटेगरी वाइज़ भी देख लेना, ये नीचे आपको दिखेंगे। ये देखो जनरल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और इसके लिए, और अभी हम ऐज के ऊपर ही बात करेंगे, तो अभी हम कैटेगरी वाइज़ भी देख लेने वाले हैं और सब पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिए। लगे तो इंटू 2 की स्पीड में कर लीजिए, वैसे मैं हालाँकि बोलता ऐसा हूँ कि आपको लगेगा इंटू 2 तो वैसे ही चल रहा है यहाँ पर। अब ध्यान सुनो। आईएनसी मैंने बता दिया था आपको, इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा है, लेकिन एक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, वो भी भर सकते हो। देखो कौन-कौन सी इंजीनियरिंग भर सकती है डिप्लोमा वाली। एक, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है ईसी ब्रांच से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो भर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, तो भी आप भर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा सिर्फ और सिर्फ किया हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में, तो भी आप भर सकते हो। अगर आपका डिप्लोमा है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में, तो भी भर सकते हो। और साथ में 10वीं तो पास होना चाहिए, तो सही सी बात है, और 3 पोस्ट इसकी भी है। क्लियर है? अब आ जाइए फटाफट से देख लेते हैं भैया कैटेगरी वाइज। तो आपको मैंने बताया था ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये मालूम है ना क्या थी, ये ग्रेड 3 थी। वहीं पे ये 7, ये 8, ये 9, ये मालूम है ना ये क्या थे, ये ग्रेड 5 थे। उसके बाद ये देखोगे तो ये ग्रेड 7 थे। क्लियर है? उसमें टीसीएल बस इसी के लिए एक्सपीरियंस लगा हुआ था और एनटीआर के लिए एक्सपीरियंस लगा हुआ था। इसके लिए बीएससी नर्सिंग चाहिए थी, इसके लिए बीएससी पीसीएम चाहिए थी। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस लगा, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस लगा। बस यही 2 जॉब ऐसी हैं जिनके लिए एक्सपीरियंस है, बाकी किसी में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये आपने देख लिया था बहुत अच्छे से। क्लियर हो गई बात मेरी? बहुत बढ़िया। नीचे वाले तो 3 पोस्ट आपको मालूम है डिप्लोमा होना चाहिए, है ना? और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, कितनी-कितनी पोस्ट है जनरल के लिए। सिविल में 2 पोस्ट है, मैकेनिकल में नीचे से बात करते हैं अपन डिप्लोमा से पहले, ग्रेड 7 की बात कर रहे हैं। सिविल के लिए 2 पोस्ट हैं, मैकेनिकल के लिए 2 पोस्ट हैं और ये इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 2 पोस्ट है। आप देखोगे एससी में कोई पोस्ट नहीं, यहाँ एसटी में 1 पोस्ट है लेकिन सिविल से है, बाकी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में नहीं है। और एक-एक पोस्ट है ओबीसी के लिए, तीनों में ही है वो, और यहाँ से इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है? ऊपर के अगर मैं ग्रेड 5 की बात करते हैं अब जरा, ये है ना, ये टीसीएल, टीबीआर और एनटीआर के लिए। यहाँ देखोगे 8 पोस्ट है जनरल के लिए, किसमें टीसीएल में, और 7 पोस्ट है जनरल के टीबीआर में, और एनटीआर में नर्सिंग वाले में 4 पोस्ट है। और ऐसी एक-एक पोस्ट तीनों में है एससी से, और एसटी के लिए यहाँ पर 3-2-1 है, आप देख सकते हो उनके सामने, और ओबीसी के लिए यहाँ पर 6-4-2 है, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2-1, और यहाँ तो है ही नहीं, है ना? मतलब नर्सिंग में इनके लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अब ऊपर के बाकी 6 जो पोस्टर्स में आप देख सकते हो कि भैया सबके जनरल के लिए किसमें कितनी कितनी है, और ऐसे ही आप कैटेगरी वाइज सब कुछ चेक कर सकते हो। क्लियर हो गई बात है ना? बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं धीरे से जरा। ये फिजिकली हैंडीकैप यानी दिव्यांगजनों के लिए बताया गया है कि भैया ग्रेड 3 में उनके लिए टोटल 6 पोस्ट खाली हैं, ग्रेड 5 में उनके लिए 1 पोस्ट खाली है, और ग्रेड 7 में उनके लिए 1 पोस्ट खाली है। क्लियर हो गई बात है? चलिए ये आ गया एज, ये सबसे इंपॉर्टेंट भैया एज लिमिट, बहुत ध्यान सुनना। देखो ये है बेटा आपका, मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए मार्क कर देता हूँ, ये था ग्रेड 3। देखो मैंने क्या बताया था, 30 साल जनरल की, और एस सी एस टी को कितने साल की छूट मिलती है, 5 साल की छूट मिलती है। लेकिन अब यहाँ पर देखना जरा खेल कैसे होता है। आप एक पोस्ट ऐसी देखोगे जहां पर एज लिमिट काम नहीं कर रही है ना? ओबीसी के लिए तो सब में जो इनको 3 साल की छूट मिलती है, तो ये देखो ना, जनरल में आपको 3 जोड़ने हैं। 3 साल का छूट का मतलब क्या है, इनकी अगर अपर लिमिट 3 है, 30 है, तो 3 इनकी एक्स्ट्रा होती है, तो 30, 33, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखना जरा, एस सी को हर जगह 5-5 साल की छूट मिलती है, ये बढ़िया था, लेकिन सिर्फ वेल्डर वाली जगह पर इनने कोई छूट नहीं दी है, एससी को और एसटी को भी। यहाँ पर भी उनका 30-30 ही है ना? बाकी सब जगह ठीक है, बस यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है। तो याद रखना, ग्रेड 3 में वेल्डर वाले में, है ना, एससी और एसटी के लिए कोई छूट नहीं है, इनके लिए भी अपर एज लिमिट 30 साल है। ठीक है? यही मैं बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि नहीं आप जल्दीबाजी ना करें। सर अब देखो बेटा, ये 7, ये 8 और ये क्या हो गया 9, ये 3 पोस्ट दिख रहे हैं आपको, ये थी आपकी ग्रेड 5 की। ये कौन सी थी, ग्रेड 5 की, और बची हुई नीचे की 3 हो जाएंगी आपके ग्रेड 7। अरे डिप्लोमा वाला वही, विदाउट एक्सपीरियंस। यहाँ देखो जरा, यहाँ पर भी बड़ा खतरनाक है, 30 साल जनरल वालों के लिए भी है, तो 30 साल एससी वालों के लिए भी है, लेकिन एसटी के लिए सिविल में 35 ही है, मतलब सिविल में इनको छूट मिल गई, लेकिन मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन में इनको छूट नहीं मिली, 30-30 ही मिली हुई है। और ओबीसी को तो भैया बराबर चल रहा है उनका, 33-33, 3 साल की छूट मिली हुई है। अब बचा ग्रेड 5 समझने के लिए, तो देखना जरा ध्यान से, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही देखो, जैसे यहाँ पर जनरल के लिए 33 साल है, एज लिमिट थोड़ी बढ़ गई, तो 5 साल की छूट मिल गई एससी एसटी को, तो बिल्कुल ठीक है ये, है ना? और भैया 3 साल की छूट मिलती है ओबीसी को, तो ये देखो 3 साल बढ़ा है, 36 है। ठीक? और यहीं टीबीआर के लिए देखोगे तो ये 30 है, तो इनके लिए भी बाकी 35-35 है, और इनके लिए 33 है, ये भी बिल्कुल ठीक है, 5-5 के लिए छूट मिल रही है। लेकिन यहाँ देखना जरा ध्यान से, आप याद रखना जनरल वाले कौन कौन सा है। और एनटीआर के लिए यहाँ देखोगे आप, तो 32 साल की मैक्सिमम लिमिट है जनरल वालों के लिए, तो 5 साल की छूट मिल गई इन दोनों को, और ये इनको मिल गई 3 साल की छूट। तो आप समझ गए ना कहाँ पर कैसा है। थोड़ा सा एज को देखना, मैंने आपको इसीलिए उसको समझा दिया।
ठीक है। बाकी भैया अगर कोई इंप्लॉई है पहले से ऑयल इंडिया लिमिटेड का, तो उसको तो 50 साल तक की लिमिट है भैया, 50 साल की एज उसके लिए है, वो उतने में काम कर सकता है। क्लियर होगी बात इतनी? चलिए बहुत बढ़िया, हम आगे चलेंगे। और कहीं कुछ है तो अब सीबीटी की बारी, ये रही। तो यहाँ पर देखिए जरा साफ साफ बता दिया है कि भैया जो आपका जो एग्जाम का लैंग्वेज है, ये देखो इंग्लिश में होगा और असमीज में, दो बाई लैंग्वेज है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए पूरा करके आना है। 100% का अगर पेपर है तो उसमें उन्होंने बताया कि 60% जो है वो टेक्निकल नॉलेज रहेगा। तो मतलब अगर आपने कोई भी टेक्निकल नॉलेज, आप जिस भी ट्रेड से हो, आपके पास 60% मतलब अच्छे से पढ़ के आना आपको। 20% जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, कुछ क्वेश्चन दे देंगे, जनरल नॉलेज के दे देंगे। और जनरल नॉलेज में भैया ऑयल इंडिया लिमिटेड के क्वेश्चन शामिल होंगे, कब स्थापित हुआ, कहाँ कहाँ पर है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ से होता है, पिछले साल का प्रोडक्शन कितना था, इस तरह के क्वेश्चन कुछ तैयार कर लेना। भैया रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी तीनों मिला करके, ये देखो एक सेक्शन बनाया है इन्होंने, तीनों मिला करके एक सेक्शन, और इससे सिर्फ 20% क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज्यादा यहीं से आने हैं। अब देखो पास होने की बारी इन्होंने पहले ही बता दी है। तो मैंने बताया था ना, सेक्शन 3 सेक्शन में बटा हुआ है सीबीटी, ये रहे बेटा, वही दिख रहा होंगे, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी। तो पार्ट सी मैंने बताया था आपको शुरू में, आपको मैंने सब चीजें समझा दी है। इनने बोला मेरिट लिस्ट हम तैयार करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर ही तैयार होनी है, ठीक है। और अब एक चीज और क्या थी इनकी, 40% और एक ऐसे कुछ था, ये रहा क्वालिफाइंग मार्क्स कितने, मतलब अगर सिर्फ पास होना है तो सीबीटी मतलब कंप्यूटर पे बेस्ड टेस्ट निकल जाए हमारा, तो SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, इन सब के लिए 40% मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे। 100 में से कितने परसेंट लाने पड़ेंगे? 40%। और इसके अलावा जनरल के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, ओबीसी के लिए, इन सब के लिए भैया 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे, आधे नंबर लाने पड़ेंगे, तब तुम पास माने जाओगे। क्लियर होगी बातें, है ना? तो भैया दोस्तों मैंने ऐसा है कि आपको लगभग लगभग सब चीजें बता दी है। अब देखिए सीधी सी बात है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो जो जो चीजें मांगी गई हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि आप भाई अगर 12th लेवल पर एग्जाम हुआ है पीसीएम से, तो उससे जुड़े हुए सारे सर्टिफिकेट चाहिए। जहां पर ट्रेड सर्टिफिकेट लगा हुआ है, तो मालूम है ना ट्रेड में क्या है, ट्रेड अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट, ऑल इंडिया टेस्ट आपने वो जो पास किया वो वाला सर्टिफिकेट, ऐसे डिप्लोमा अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सेमेस्टर वाइज सर्टिफिकेट, ये सब लगेंगे आपके। समझ गए मेरी बात, है ना? तो ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। अगर आपने कहीं पर रिजर्वेशन का इस्तेमाल किया है, तो जैसे मान लीजिए SC ST वाले हैं, इनको लगता है कम्युनिटी सर्टिफिकेट। इनको क्या लगता है? कम्युनिटी सर्टिफिकेट। अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं इस कैटेगरी का, तो आपको लगेगा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। क्लियर होगी बात है? ऐसी अगर आप पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी है, जो कि 40% से मानी जाती है, तो आपके पास होना चाहिए डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। क्लियर होगी बात है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है ना। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबका अलग अलग बनेगा। ओबीसी के पास, उनके पास होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, क्योंकि ये भी दो तरह के होते हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर को कोई आरक्षण नहीं मिलता, नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है, तो इसके लिए उनका डिक्लेरेशन लगता है, बताना पड़ता है, लिखत में होना चाहिए, सरकार के द्वारा होना चाहिए कि ये क्रीमी लेयर में नहीं आते, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर आप मान लीजिए कहीं पहले से ही सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं और ये वाली सरकारी नौकरी भरना चाहते हैं, तो आपको एनओसी देना पड़ेगा। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा आपका। अगर आप एक्स सर्विसमैन है भैया, तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपने इससे पहले इस कोटा से कहीं और नौकरी नहीं ली है, और अगर ली है तो फिर अब आप दोबारा इस कोटा से इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक ही बार ये कोटा इस्तेमाल होता है। क्लियर होगी बात है? तो इतनी सारी चीजें थी, है ना। जहां पर फर्स्ट बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट मांगा है, वहां उस पोस्ट में आपको वो सर्टिफिकेट आपको इस्तेमाल करना ही करना है। जहां पे सेकंड क्लास मांगा है, वहां पे सेकंड क्लास इस्तेमाल करना है। जहां पे एक्सपीरियंस मांगा है, वहां पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर होगी बात इतनी? तो इतना सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब आपकी बारी ये आती समझने की कि सर हमारा सीबीटी निकल जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, तो हम अगर सिलेक्ट हो गए तो हमारी ट्रेनिंग कितने साल की है? तो ध्यान सुनिए, ट्रेनिंग आपकी 1 साल की है, 12 महीने की है। लेकिन मान लीजिए, और ट्रेनिंग के बाद आपसे पूछताछ होगी, पूछताछ में ये पाया गया कि आपको अच्छे से नहीं आता है, तो आपके 6 महीने की ट्रेनिंग और बढ़ा देंगे। 6 महीने के बाद फिर से जब चेक किया तो मालूम चला कि आपको अभी भी नहीं आता, तो आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग और बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर के मैक्सिमम ट्रेनिंग आपकी जा सकती है 2 साल तक। 2 साल से एक दिन ऊपर नहीं करेंगे। अब मान भाई पहले 1 साल करवा ली ट्रेनिंग, है ना, नहीं सफिशिएंट मिला तो 6 महीने और करने दिया, नहीं सफिशिएंट मिला तो 6 महीने और ट्रेनिंग चलने दी। अभी भी अगर सफिशिएंट नहीं मिला तो अब आप टर्मिनेट कर देंगे, भगा देंगे, अब कुछ नहीं काम होगा। अरे 2 साल में कोई भी बुद्धू सीख जाता है, तो इतने गैर गुजरे मत बनना वहां पे जाके, है ना। ये नहीं कि नौकरी मिल गई तो उड़ने लग गए, जब तक सीख ना लो तब तक उड़ना नहीं चाहिए भैया। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। समझ गए मेरी बात आप? ये रही आपके सामने वेबसाइट, आप इसमें जाकर के सब कुछ सर्च कर सकते हो, पता कर सकते हो। ठीक है। तो इतनी देर से मैंने मेहनत करी आपके लिए, तो बहुत दुआ करता हूँ आपको कुछ ना कुछ नौकरी वोकरी मिल जाए, है ना। और बस इसको जितना हो सके दोस्तों तक पहुंचाइए, बस इतना ही काम करना है आपको, और तो कुछ करना नहीं, अगर आपके काम का नहीं है तो। क्लियर है? डेट याद रखिएगा, लास्ट डेट है 25 अप्रैल, और पूरा वीडियो प्लीज देखिएगा, उसके बाद ही कुछ मुझसे पूछेगा। ठीक है। 24 घंटे के भीतर भीतर जितने भी डाउट्स आएंगे उनको मैं क्लियर कर दूंगा।
ध्यान रखना इस बात है ना। और 200 रुपये फीस है, ये मैंने आपको बता दिया था जनरल और ओबीसी के लिए, बाकी सबके लिए इसमें कोई फीस नहीं दी गई। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन में, तब तक के लिए आराम करिए। चाहिए, ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।